I'll just quickly get to know you guys by since when you are preparing for your judicial services exam. कब से prepare कर रहे हो आप लोग? From which year? 22, 24? Oh my God, so young, babies. 23, 24 कोई 22 उससे पहले से कोई प्रिपेयर कर रहा है? 23, 24 ऑनलाइन क्लास भी ऐसे ही? ओके, आई जस्ट रेड वन कमेंट एज आपकी आवाज सबको बुरी लगती है, देन आई रेड इट क्लियरली कि अपनी आवाज सबको बुरी लगती है. आई वांटेड टू लीव अगेन. ओके, सो 22 एट मैक्स जो हमारा लास्ट बैच है वो 22 से. ओके, नाउ आई हैव एन आइडिया कि आप लोगों को कितना मैनिपुलेट किया जा सकता है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है कैसे नहीं. ओके, तो अब आपका देखिए जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में सबसे मेन एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू मी इज मेंस आंसर राइटिंग. नॉट जस्ट बिकॉज मुझे ये क्लास मिली है बट ऑल्सो बिकॉज कि ये एक लौता ऐसा स्टेज है आपके एग्जामिनेशन का जहाँ पर क्या करना है कैसे करना है वो आपको बताया जा सकता है पर सिखाया नहीं जा सकता अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, प्री निकालना देखो बहुत बड़ी कोई ऐसे मुश्किल चुनौती नहीं है. प्री निकालना किसी भी एग्जाम के लिए, आपके स्पेशली जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम निकालने के लिए प्री निकालना बहुत मुश्किल नहीं है. अगर आप डेडिकेटेड होकर अपने जितने भी टेस्ट्स हैं वो सब कर रहे हो, PYQs करके जा रहे हो, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू विल क्वालिफाई फॉर प्री. देयर इज नो डाउट देयर कि आप लोगों का प्री नहीं क्वालिफाई होगा. इशू आता है कि स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली पता नहीं है मेंस में क्या लिखना है उन्हें. अच्छा, इससे पहले आप लोगों की कोई मेंस आंसर राइटिंग पे क्लास हुई है? एक की हुई है, उसके अलावा किसी की हुई है? एक ही क्लास हुई है, ठीक है. तो एक बच्चे को छोड़ के बाकी सबको लगेगा जो मैं बता रही हूँ वो ठीक ही बता रही हूँ. ओके, पॉइंट ऑफ रेफरेंस ना होना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू, आई वॉन्टेड इट दैट वे. ये मेरा इंटेंशनल था कि मेरी आवाज़ ना पहुंचे बच्चों तक. ओके, तो आपकी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर मी कोई रेफरेंस नहीं है पॉइंट ऑफ आपके पास कि मेन आंसर राइटिंग कैसे करनी है. तो दिस माइट बी अ वेरी यूजफुल क्लास फॉर यू गाइज. लाइक आई सेड कि प्री निकालना बहुत मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए. प्री निकालने के लिए आप लोग अभी जितना पढ़ चुके हैं, जितने आप लोग अपने टेस्ट दे देंगे जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं या सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव एज इन सब्जेक्ट वाइज जो आपके टेस्ट होते हैं वो आप कर लोगे, मॉक टेस्ट और PYQs कर लोगे, मोर देन इनफ है टू क्वालिफाई फॉर योर प्री. मेंस में हम लोगों को आदत होती है लॉ स्कूल में जैसे आंसर हमने लिखे हैं वैसे लिखने की. क्विकली यू गाइस को टेल मी कौन से लॉ स्कूल्स हैं आप लोग? वेरी क्विकली, एज ए डिटेल में. मैं नहीं आप लोगों को एज ए शेम नहीं करना चाह रही हूँ. एवरीबडी इज अशेम्ड ऑफ देयर LLB कॉलेज, लेट मी जस्ट टेल दिस टू यू. अच्छा, तुम्हारा कौन सा था? लॉ फैकल्टी DU. अभी अभी पास आउट हो तुम? वेट, वेट एंड देन यू विल बी अशेम्ड ऑफ इट. I'll tell you why. I'll tell you why. When you start preparing for your judicial services exam, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होता है चीज़ों को, बहुत डिटेल में. Then this question comes to you, ये कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाते? Then another thing that comes to you is कि इतना फीस दे दिया. अब DU वालों को थोड़ा ये कम लगता है क्योंकि बहुत हाई फी नहीं है. प्राइवेट कॉलेजेस वाले से पूछिए आप कि क्या पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा था लॉ स्कूल में आपने ना. आंसू आ जाते हैं बच्चों की आंखों में सोच के ही. तो I'll just quickly ask, except this one girl, कि आप लोग कौन से लॉ कॉलेजेस से पढ़े हैं? अच्छा, वो भी. ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद करेंटली इन 4th ईयर, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विप्स. अच्छा, विप्स के बच्चे बेचारे. मैं भी विप्स हैं इसीलिए मैंने बोला बेचारे बच्चे. बेचारे. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स अ नाइस कॉलेज. इट्स जस्ट कि LLB में कोई इतना सीरियस नहीं होता कि हमें डेडिकेटेड होके पढ़ना है, लॉ समझना है. ठीक है, हम लोगों को इतने ब्यूटीफुल लॉज पढ़ाए जाते हैं जो हम सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं कि 12 नंबर का क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा, लिख कर आ जाएंगे, दैट्स इट. उससे ऊपर लॉ हम लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, राइट? ये तो भारी एक्सेप्शन है. सिलेबस हमें पता होता था क्योंकि हम उसी के हिसाब से पढ़ते थे अपनी बैराक.
कि इस पे आता है क्वेश्चन, ये ही पढ़ के जाएंगे टॉपिक, दैट्स इट। उसके आगे पीछे कोई पढ़ना जरूरी नहीं समझते हम लोग, राइट। स्पेशली जो बच्चे अर्लियर स्टेजेस से सोच चुके होते हैं कि उन्हें जुडिशरी में जाना है ना, वो तो जुडिशरी के सिलेबस के बाहर के टॉपिक्स को ढंग से पढ़ते ही नहीं है। वो ऐसे पढ़ा कि ठीक है पास होने लायक हो जाए काफी है। मैंने तो जुडिशरी का सोचा भी नहीं था, तब भी मैंने ऐसे ही पढ़ा है सारा अपना एलएलबी में। पास हो जाऊंगी मैं, इतना आ जाएंगे मार्क्स। अच्छा, आईपी यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है आंसर राइटिंग में, कि आप पेजेस भर के आ जाइए। 12 नंबर के लिए भरा 12 से 15 पेज, बस मार्क्स ही मार्क्स आएंगे। बच्चे वहां कुछ भी लिख कर आ रहे हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइट सॉन्ग्स इन इट। आई हैव हर्ड माई फ्रेंड से कि उसने आंसर में अपने लिखा था महाभारत में तलवारें चली टन टन आटन टन। एग्जैक्ट ये लाइन उसने अपने आंसर में लिखी है। मार्क्स भी मिल रहे बच्चों को। नोबडी इज गोइंग टू रीड 15 पेजेस ना। टीचर भी थक जाएगा पढ़ते पढ़ते। वो दूसरे पेज के बाद तीसरे पर ही ऐसा हो जाएगा, ठीक है हाँ कंटेंट भरा है ना, कुछ तो है ना। तो हम कुछ भी लिखाते थे। इतनी हिम्मत तो नहीं थी मेरे अंदर कि मैं ऐसे लिख दूं महाभारत में तलवारें चली। बट आई हैव रिटन लाइक 40 इलस्ट्रेशंस। हैं भी नहीं इतनी, आईपीसी में मैंने बना बना के लिखी हुई हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। 40 इलस्ट्रेशंस लिख कर आ रहे, कुछ पेज भरने से मतलब है बस। आई हैव सीन स्टूडेंट्स 2 लाइन में एक लेटर लिख रहे हैं। फर्स्ट लेटर 3 लाइन के अंदर लिखा हुआ, उसके आगे का जैसे द है तो टी 3 लाइन में, फिर 1 लाइन में। सॉरी, आईपी यूनिवर्सिटी में ये बड़ा खतरनाक सीन है कि पेजेस भरना बहुत बताते हैं स्टूडेंट्स को। टीचर्स गाइड करते हैं कि पेजेस भर के आ जाओ एंड यू विल बी एबल टू सक्सीड। ओके, somebody just wrote every private university thing। तो ये अनफॉर्चुनेटली अब नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे आप लोग। मेंस आंसर में आपको बहुत ही स्पेसिफिक कंटेंट लिखना है, बहुत ही टारगेटेड कंटेंट लिखना है, और बहुत ही लिमिटेड स्पेस के अंदर, लिमिटेड वर्ड्स के अंदर यू हैव टू एक्सप्लेन कि आप जो भी लिख रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है उसका सार क्या है, उसके अंदर आप आंसर कैसे कर रहे हो। बहुत ही लिमिटेड कंटेंट में आपको लिखना है। तो जो लॉ स्कूल में हम लोगों ने सीखा उसे पूरा इरेज करना पड़ता है और दोबारा से नया सीखना पड़ता है। अनदर इशू विद दिस इज कि लॉ स्कूल में हम लोगों को बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। बहुत ही ओवरऑल जो आपका प्रिपरेशन होती है वैसे होती है कि आप लिटिगेशन में जाना चाहो, आगे आप रिसर्च में जाना चाहो, एजुकेशन में जाना चाहो, चाहे आप जुडिशरी में जाना चाहो, गुड इनफ प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। बट ये चीज़ जुडिशरी में बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी आपको जैसी कॉलेज में पढ़ाई हुई है, क्योंकि नाउ वी नीड वेरी टारगेटेड स्टडीज़। अभी कोई बोलेगा कि आईपीसी के 511 सेक्शंस हैं, वो भी चेंज हो गया। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू गाइस, वो भी चेंज हो गया अब लॉ। तो उसके सारे जितने भी सेक्शंस हैं सब पढ़ो, सब इतने डीप में अंडरस्टैंड करो, हर एक सेक्शन के सब केसेस पढ़ के जाओ। ये कोई बोल देगा वो भी एक सब्जेक्ट के लिए, ये आप लोगों को तो कितने सब्जेक्ट्स आएंगे और फिर कितनी अलग अलग स्टेट्स हैं। तो हर तरफ से मतलब थोड़ा मोए मोए वाला सीन चल रहा है आप लोगों का। तो वो चीज़ थोड़ी है, बुरी है आप लोगों के लिए। आई एम वेरी सैड फॉर यू गाइस। तो आपको बहुत ही टारगेटेड पढ़ना है जुडिशरी के लिए, ठीक है, कि जो चीज़ आपको पास करवा देगी उतना आपको यहाँ पढ़ा देंगे। बट देयर इज समथिंग दैट आई लाइक टू ऐड कि पास होके जज बन जाओगे आप लोग, अच्छा जज बनने के लिए थोड़ा अलग पढ़ाई है, जज बनने के लिए थोड़ी अलग है। जज तो आप बन जाओगे जितना आपको यहाँ पढ़ाएंगे ना, बन जाओगे उसमें आप लोग जज, इतना आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है। इतना आप लोगों पे के कैलिबर पे भी भरोसा है हमें कि आप लोग अगर डेडिकेशन से पढ़ोगे, डेडिकेशन मतलब ऐसे नहीं 24 घंटे पढ़ रहे हो आप, ये वो वाला माता पिता वाला डेडिकेशन नहीं मांग रहे हम आपसे। नॉर्मल डेडिकेशन कि आप दिन में अपनी क्लासेस का टाइम इंक्लूड करके 10 आवर्स एट मैक्स पढ़ लोगे ना, बन जाओगे जज। कोई इतना भी मुश्किल नहीं है कि नस बस काटने का सीए की तरह बस 10-10 साल पेपर दे रहे हो ना, ऐसा नहीं होगा कुछ। माई सिस्टर इज सीए सो आई कैन मेक जोक्स ऑन सीए, ओके। कोई बोल नहीं सकता मुझे अभी कुछ। तो इतना मुश्किल भी एग्जाम नहीं है कि रिजल्ट ही नहीं निकालेंगे आप लोगों के या कुछ। आप लोग इजीली जज बन सकते हो। अच्छा जज बनने के लिए देर आर सम सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको स्पेशल फोकस देने की ज़रूरत है। आई पर्सनली बिलीव कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड जज, तो जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और जजमेंट्स, बेयर टेक्स्ट जो जजमेंट्स का होता है, यस वही 600, 800, 900, 1500 पेजेस की जजमेंट्स, वो पढ़ना ज़रूरी है। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, दैट इज़ वाई आई एम नॉट गिविंग एग्जाम्स, आई एम टीचिंग, राइट। तो ये
थोड़ा आना आप लोगों को जरूरी है इफ यू गोइंग टू राइट गुड आंसर्स एंड बिकम गुड जजेस टुमारो। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। ये चीज आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगी इफ यू आर गुड एट ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर आपका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, एनी आंसर इज लाइक, जैसे आप लोगों ने लेटर का फॉर्मेट तो पढ़ा होगा स्कूल में। लेटर का क्या फॉर्मेट होता है, मैं मेन उस पे रिस्पेक्टेड सर मैम के बाद वाले फॉर्मेट की बात कर रही हूँ। आपकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, आई एम सो एंड सो स्टडिंग इन योर स्कूल, हाँ मैं हूँ, एडमिशन नंबर भी ले लो मेरा, आप पूछ सकते हो मैं हूँ। उसके बाद आप अपना बहाना सॉरी कंटेंट्स लिखते हो और उसके बाद आप एंड कर देते हो कि ये चाहते हैं हम आपसे, ये कर दो, बस बस ये कर दो, उसके बाद तो हम फेथफुल हैं ही। ठीक है तो आपका आंसर में भी ना ये ही 3 पार्ट्स रहेंगे। आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे। अच्छा यहाँ पे मत ऐसे लेटर वाला फॉर्मेट एग्जैक्ट मत फॉलो करना ना कि इंट्रोडक्शन बहाने फिर एंड। यहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे किसी भी आंसर का, कोई भी रहेगा, वी विल सी सम एग्जांपल्स एंड होपफुली इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ यू विल बी एबल टू असिस्ट मी विद द आंसर्स। तो आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे, बॉडी लिखोगे, जो भी आपका क्वेश्चन है। आपका अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो उसकी बॉडी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, अगर आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बॉडी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और फिर आप कंक्लूजन लिखोगे अपना। नाउ द ब्यूटी अबाउट आंसर राइटिंग इज आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना ज्यादा मुश्किल होता है देन द बॉडी ऑफ द आंसर। आपसे मैं अभी अगर पूछूंगी मेंस्ट्रिया क्या होता है, आप बहुत इजीली बता दोगे मेंस्ट्रिया सो एंड सो होता है, इस पे ये केस आया है, ये होता है वो होता है। ठीक है, आई एम एज्यूमिंग बहुत इजीली बता दोगे। बट तो लाइव मतलब मेरे आगे, इट्स ओके, वी स्टिल ट्रस्ट कि करोगे आप कुछ अच्छा लाइफ में। ओके सो लाइक आई वाज सेइंग कि आप इजीली बता पाओगे। मैं आपको बोलूंगी आर्टिकल 19 पे लिखने के लिए, आप इजीली उसमें कंटेंट लिख सकते हो, उसमें तो है भी बहुत, आप इजीली लिख सकते हो 2 पेज बहुत आराम से, 1 पेज बोलेंगे 1 पेज तो बहुत आराम से आप लिख लोगे। अब आपको अगर बोला जाएगा कि इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी लिखो तो वहां हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन ऑल्सो, वो 4 दीवारी में अकेले कमरे में बैठ के ये ट्राई कर सकते हो कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने जाओगे ना, बॉडी लिखने में आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा, इंट्रो और कंक्लूजन लिखना थोड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा लॉ स्कूल सबका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, तो ऑलमोस्ट दैट इज व्हाई आई सेड इजीली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट स्ट्रांग होना जरूरी है, हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है लॉ में। ठीक है तो रिसर्च पेपर सबने लिखे होंगे यहाँ पर, अच्छे या बुरे मैंने नहीं पूछा, सिर्फ रिसर्च पेपर लिखे हैं, बहुत अच्छे। मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे तो नहीं लिखे थे मैंने लिखे थे लॉ स्कूल में, एलएलबी के टाइम पे मैंने ऐसे लिखे थे कि पास हो जाऊंगी, एलएलएम में मैंने अच्छे लिखने की कोशिश करी थी। अब पता नहीं, थोड़ा मैं क्रिटिकल हूँ अपने वर्क को लेके कि मुझे अच्छे नहीं लगते, बट एलएलएम के रिसर्च पेपर और वे बेटर देन एलएलबी के रिसर्च पेपर, दैट इज फॉर श्योर। तो रिसर्च पेपर्स अगर आप लोगों ने लिखे हैं तो आप लोगों को रिसर्च पेपर्स में भी बोला गया होगा एक इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, राइट? तो वो इंट्रो और कंक्लूजन, कंक्लूजन छोड़ो, इंट्रो से अगर स्टार्ट करें तो इंट्रो में तो हम गूगल से पेस्ट कर देते थे, सब टॉपिक सर्च करा, पहली 10 लिंक में से कुछ 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 लिखा, प्लेजरिज्म अगर मांग रहा है तो गए उस पे। एआई आजकल तो क्या नहीं कर रहा है ना, क्विलबॉट तो एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए तो फ्री कर देना चाहिए अब, इतना हम लोग, अरे 125 वर्ड्स तक फ्री है ना, मैंने भी यूज करा तुम मुझे मिलो क्लास के बाद ये स्कीम नहीं पता थी मुझे मैं तो ऐसे ही अपने पेपर वेपर लिख रही हूँ खुद से। अच्छा आप आईपी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में हैं, ओके वेरी गुड ऑल द बेस्ट ओके where was I? Yes, I get very easily distracted, mind you. तो आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमें बहुत मुश्किल लगता नहीं था लिखना, दैट इज अंटिल वी रीड एक्चुअली गुड पेपर्स, और उसका हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ेंगे, वास्टली डिफरेंट देन व्हाट वी वर डूइंग।
This is something I personally saw when I read actual good papers when I was doing my masters. Like I said, during my bachelor's, I was as carefree as it was possible. मतलब जीवन में मुझे कोई टेंशन थी ही नहीं, कोई कुछ टेंशन नहीं, कुछ आगे का करियर का सोचा नहीं था। सोचा था फिफ्थ ईयर में जाएंगे, फिफ्थ ईयर इसीलिए तो बना है, फिफ्थ ईयर में जाएंगे तो सोचेंगे। अभी सोचा नहीं है इमीडिएटली, पर सोचेंगे। फिफ्थ ईयर आते आते खैर बीच में कोविड ही आ गया, सब हो गया, ठीक है, बहुत टाइम मिल गया इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। आप लोगों के पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम, तो जितना जल्दी हो सके इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट करिए, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, सब चीज। ओके, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपके आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंट्रोडक्शन पढ़कर ही देयर इज अ वेरी गुड चांस कि 50% आपको क्या मार्क्स देने हैं, वो एग्जामिनर सोच लेगा जस्ट बाय रीडिंग योर इंट्रोडक्शन कि आपने उसके अंदर क्या कंटेंट लिखा है। कंक्लूजन आपका वो जो लास्ट के कुछ होते हैं ना कि 5 मार्क्स के आंसर में 4 ही देने हैं, वो 4 के और 4.5 के बीच का डिफरेंस बना सकता है आपका कंक्लूजन। इफ इट इज well established points, well written conclusion, it can result in you getting more marks than you were supposed to get after reading your body. Your body से मेरा मतलब है आंसर ऑफ योर बॉडी, ठीक है। ऐसा मेरे खिलाफ अगर किसी ने FIR वगैरह करी, मैं नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ। मैं मार वार मैं सकती नहीं हूँ किसी को, ये भी अभी बता दूँ ना, मेरे पास सोर्सेज है पिटवाने के लिए आप लोगों को, पर रो के मैं दिखा सकती हूँ बहुत ज़्यादा। पर मैंने देखा है ऑनलाइन टीचर्स के ऊपर बहुत होते हैं केसेस, मैं नहीं सहूंगी ये सब। और किसी ने अगर जूता फेंका, मैंने भी देखी है मीम्स, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं भी हूँ, मुझे पता है क्या होता है। मैं डक नहीं कर पाऊंगी टाइम से, तुम लोगों पे डेफिनेटली केस चलेगा, डेफिनेटली। गलती से भी मत सोचना अटेम्प्ट का लगेगा, ठीक है। और मुझे हिट कर गया वो, इमिडिएटली मर जाऊंगी मैं वहां पे। अब तुम मर्डर के चार्जेस से डील करो। एडवोकेसी जाग जाएगी, मेरे घर वाले भी तो अच्छा लॉयर हायर करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस हो रखा है मेरा, समझे। सॉरी, कैसे बताएगा, डॉक्टर भी है मेरे घर में। तुम्हें नहीं पता है कि नहीं है, पर है, मैंने बोल दिया है, ठीक है। सॉरी, नो कमेंट्स ऑन दैट। मतलब मैं लॉ के प्रोफेशन में हूँ और टीचर हूँ, मैं ऐसे इन सब चीज़ों पे मैं कमेंट्स नहीं कर सकती हूँ, स्पेशली जब क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तुम भी क्लास के बाद मिलो मुझे। अरे यार, इतना मेहनत कौन करे। इतना मैं मेहनती होती तो मैं लिटिगेशन में जाके मैं भी गांधी जी को प्रणाम कर रही होती डेली। एनीवेज, डिस्ट्रैक्ट मत किया करो मुझे, किधर थी मैं। ओके, तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे थे हम लोग। तो अब किसी भी आंसर में आप अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्लान कर सकते हो, ठीक है। आपका कोई भी टॉपिक है, आप उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख के प्रिपेयर कर सकते हो। बॉडी आपकी चेंज होती रहेगी आंसर की, डिपेंडिंग अपॉन आपसे पूछा क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। आपसे एग्जैक्टली क्या पूछा या क्या सिचुएशन आपको दिया, उसके हिसाब से बॉडी आपकी चेंज कर जाएगी आंसर की। बट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप सेम लिख सकते हो विद लिटिल ट्वीक्स, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये चीज एक, ये लिख लो, हाथ पे टैटू बनवा लो, कल्पना और स्किल्ड के नीचे ये भी लिखवा लो कि कोई भी टॉपिक आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, घर जाके उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख लो। ज्यादा नहीं, एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ कंक्लूजन लिख लो। नेक्स्ट डे आओ, अपने टीचर को चेक करवाओ कि ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हमने लिखा है इस सेक्शन के लिए, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। ये मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी कि आंसर राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। डे 1 से आप लोगों को आंसर राइटिंग करवाई जा रही है, द रीजन बीइंग कि वी ऑल्सो नो कि प्री क्वालिफाई हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। आप लोग मॉक इंटरव्यूज जितने दोगे आप लोग खुल जाओगे, इन द सेंस कि वो जो एक हेजिटेंसी होती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इंटरव्यू राउंड तक जब तक आप पहुंच रहे हो, जो कि विश्वास है मुझे कि पहुंच जाओगे, इंटरव्यू राउंड तक आप जब पहुंच रहे हो तो इंटरव्यूअर को भी पता है कि लॉ आता है आप लोगों को, और इतना लॉ आता है कि जज बन सकते हो आप, है ना। वो अब इंटरव्यूअर को भी पता है आपने प्री क्लियर करा है, मेंस क्लियर करा है, दे नो दैट। इंटरव्यू राउंड में आपकी पर्सनालिटी वो लोग देखते हैं, आपका कंडक्ट, आपके जेस्चर्स देखते हैं, ठीक है। वो चीजें आप जितने मॉक इंटरव्यूज दोगे आपके इंप्रूव करेंगे। नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस वो लोग भी नहीं करते हैं, दे सी कि आप
किस तरीके से बैठे हो, कैसे आपके हाथों का मूवमेंट है, आपकी आवाज़ की पिच बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है, आप एकदम घबराए हुए बैठे हुए तो आवाज़ की पिच चेंज करती रहती है, जैसे मेरी कर रही थी स्टार्टिंग में, घबराई हुई थी मैं ऐसे भीड़ भीड़ देख के। बट ये मेरे लिए भीड़ है। मैं आजकल CUET की क्लासेस लेती हूँ, वहाँ पे ऐसे एग्जाम आ रहा है बेचारों का, 12 तारीख को एग्जाम है, क्लैट वाले का 12th के एग्जाम चल रहे हैं, तो स्टूडेंट ज़्यादा आते नहीं है ना, तो वो CUET PG इज फॉर LLB राइट। LLM की अभी क्लासेस स्टार्ट होंगी, न्यू बैच स्टार्ट होगा एज फार एज आई नो, बट देन अगेन मेरी नॉलेज बहुत अपडेटेड नहीं रहती है। LLB जो है आपका CUET, उसके लिए CUET से LLB करने के लिए जो है, मैं उनको तो अभी करेंटली क्लासेस मेरी उनके साथ मतलब रेगुलर चल ही रही हैं। ओके, वेयर वाज आई अगेन, आई गेट वेरी इजीली डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, तो आप लोगों को हम कह रहे थे कि वहां पर इंटरव्यू राउंड में आप इजीली जितने मॉक इंटरव्यूज दोगे ना, आपके जेस्चर्स अच्छे हो जाएंगे। हेजिटेंसी एक जो होती है कि हम इंटरव्यू के आगे, एक पैनल के आगे बैठे हैं, ठीक है, एक चीज दिमाग में चल रही होती है कि दे ऑलरेडी नो, उनको इतना लॉ पता है, हमसे तो डेफिनेटली ज्यादा पता है, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो बन गए हैं जजेस, बट ऑल्सो क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है इतना ज्यादा, राइट। तो देर विल डेफिनेटली बी थिंग्स दैट दे नो दैट यू वोंट नो, बट दे ऑल्सो नो कि जो हमें पता है वो आप लोगों को शायद ना पता हो, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस जो है वो बोलता है, ठीक है, तो उन्हें पता ये चीज, दे आर जस्ट लुकिंग एट योर कंडक्ट कि क्या आपके अंदर वो जज बनने वाली क्वालिटीज हैं या नहीं है, ठीक है। अभी लॉ स्कूल से जब आप निकलते हो तो हमारा माइंडसेट होता है एज अ स्टूडेंट, हम लोग बैठते हैं क्लास में, ठीक है, आप यहाँ भी आके बैठोगे, आप एज अ स्टूडेंट ही बैठोगे कि हम तो पढ़ने आए हैं, अभी भी LLB में जो नहीं पढ़ा वो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, राइट। वो पर्सपेक्टिव धीरे धीरे एज योर कोर्स कंटिन्यूज चेंज करना है आप लोगों को, वो कोई करवाएगा नहीं चेंज, कोई आपको टीचर आके डंडा नहीं मारेगा कि पर्सपेक्टिव चेंज करो अपना, वो आप ही को चेंज करना है कि अब हम लॉ स्टूडेंट्स नहीं है बस, अब हम प्रोस्पेक्टिव जजेस हैं। जिस दिन इस सोच से बैठना चालू हो जाओगे आप लोग कि हम तो प्रोस्पेक्टिव जजेस हैं, कल जज बनने वाले हैं हम लोग, ठीक है, कल ही बन जाएंगे, उस पर्सपेक्टिव से, अब वो वैसा वाला नहीं जैसा स्कूल स्टूडेंट्स का होता है ना कि हाँ बन गए हम ही हैं, वो वाला भी नहीं, ठीक है। आई हैव अ कजन ब्रदर हु वांटेड टू परस्यू सम एक्टिंग और समथिंग, मॉडलिंग आई गेस, आई डोंट नो, तो उसने बोला हमें ऐसे कि ठीक है दे दो मुझे 2-3 साल, नहीं हुआ तो CA बन जाऊंगा। आज तक मैं उभरी नहीं हूँ उस लाइन से कि नहीं हुआ तो CA बन जाऊंगा, एज इफ कि CA बनना इतना 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 इजी है, ठीक है। तो वो वाला एटीट्यूड भी नहीं रखना हमें कि ठीक है बन जाएंगे जज, CGI लगेंगे क्या सीधा बता दो कैसे वैकेंसी किधर निकली हुई है, वैसा एटीट्यूड भी नहीं रखना है। बट हाँ, ये सोच अपने अंदर रखनी है कि कल को हम जज बनने वाले हैं, उस चीज से आपके जो आप बोल रहे हो, किसी के साथ भी बात कर रहे हो, गॉसिप भी कर रहे हो, उसमें भी आप धीरे धीरे हेजिटेंट हो जाओगे कि कल को इसने ये बात बता दी कोर्ट पे, सोशल मीडिया पे आजकल तो बहुत जल्दी कैंसिल हो जाते हैं ना लोग, तो आप धीरे धीरे सोच आपकी बदलती जाएगी कि ये चीज अगर बाकी लोगों को पता चली, हाउ इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन मी। स्टूडेंट्स नहीं सोचते ये सब, स्टूडेंट्स का आप उठा के देखो फेसबुक पेज, मजा ही आ जाता है, वो कंटेंट उनसे बढ़िया कोई यूट्यूबर, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं दे रहा जितना स्टूडेंट्स कंटेंट देते हैं आपको सोशल मीडिया पे। तो अब स्टूडेंट नहीं रहना है हमें, प्रोस्पेक्टिव जजेस की तरह सोचना है, प्रोस्पेक्टिव जजेस की तरह बैठना है, ठीक है, उनकी तरह ही, उनके जैसा ही कंडक्ट रखना है। तो इंटरव्यू डन है प्री, लाइक आई हैव सेड कि बहुत इजीली आपका हो जाएगा एज लॉन्ग एज आप लोग रेगुलरली टेस्ट दे रहे हो, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, PYQs कर रहे हो। नाउ वी कम टू मेंस। मेंस जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप है, आपके इन तीनों स्टेप में सबसे डिफिकल्ट शायद मेंस ही है, क्योंकि अगेन फॉर्मेट क्या लिखना है आंसर में, बहुत ही प्रिसाइज लिखना है, वो नहीं समझ आता है स्टूडेंट्स को बहुत ईजिली, ठीक है। तो लाइक आई सेड कि आपका कोई भी टॉपिक हो रहा है, आप उसका इंट्रो और कंक्लूजन इजीली लिख के प्रिपेयर कर सकते हो, अपने पास प्रिपेयर करके रखो, उसको रिफाइन करवाओ अपने टीचर्स को दिखाकर, टीचर्स से उसको और रिफाइन करवाओ जब तक उनको और आपको दोनों को नहीं लगने लग पड़ेगा कि दिस इज द बेस्ट इंट्रो और कंक्लूजन यू कुड हैव रिटन, राइट। तब तक इंट्रो और कंक्लूजन पे हमें वर्क करना है। आपकी बॉडी ऑफ द आंसर पे आपके पास टेक्स्ट बुकलेट्स हैं हर एक सब्जेक्ट की, उसके अंदर मेंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत सारे,
आपके मेंस के टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट में आपके मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, वो हैं। PYQs हैं आपके पास, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं कि आप हर एक टॉपिक से 5 से 10 आंसर्स लिख चुके होंगे, हर एक टॉपिक से। इंट्रो कंक्लूजन सबका ऑलमोस्ट सेम चलेगा। बॉडी आपकी चेंज करती जाएगी जैसे जैसे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इसमें ये एक्स्ट्रा पूछ लिया या कम पूछा है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है, तो वहां आपके बॉडी ऑफ द आंसर चेंज करता रहेगा। नाउ लेट मी गिव यू अ टास्क, ठीक है। आई गिव यू वन टॉपिक, उसका इंट्रो आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए। यू कैन ईदर राइट इट डाउन और यू कैन वर्बली आंसर मी। अगर आप लोगों को अपनी नॉलेज पे इतना भरोसा है, तो मुझे तो नहीं होता था। तो आप लोग मुझे इंट्रोडक्शन बता सकते हो कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए। लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन कि आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आईपीसी से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बनाना आसान होता है, तो आई विल स्टार्ट विद आईपीसी। तो आप लोगों को आईपीसी में क्वेश्चन दिया है दैट देयर इज सम XYZ पर्सन, वो स्टंट करना चाहता है। तो देखिए आपने इंस्टाग्राम पे रील्स वील्स, लड़के लोग फुल स्टंट बाजी करते हैं ना, वायरल भी हो रहे हैं। बच्चा क्या बोले हम, तो छोड़ो, दुख मुझे याद मत दिलाओ। तो सॉरी, मुझे देख के लगता है मैंने जीवन में कभी कोई स्टंट करा है। सच सच ऐसे अपने जिस भगवान को मानते हो उस भगवान का नाम लेके दिल पे हाथ रख के बोलो, मुझे देख के लगता है मैंने कभी जीवन में कोई स्टंट करा है। लॉ लेना सबसे बड़ा स्टंट था मेरे जीवन का, बस। सर मैंने जीवन में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी है कभी भी, मेरा भगवान जानता है इस बात को कि मैंने तो नहीं करी है, ठीक है। ओके, मैं भूल जाती हूँ, ऑनलाइन क्लास के भी कमेंट्स आते हैं देखना, मैं भूल जाती हूँ। तो लाइक आई वाज सेइंग कि देयर इज अ बॉय XYZ, वो स्टंट करना चाहता है, अपने दोस्तों को बोल रहा है तुम रिकॉर्ड करना, मैं बाइक पे आऊंगा फुल स्पीड पे। एंड व्हाट इज इट कॉल्ड, वो आप फ्रंट टायर्स जो बाइक के उठा देते हो, व्हाट इज इट कॉल्ड, सॉरी, व्हीली। तो वो परफॉर्म करके मैं दिखाऊंगा और तुम उसका पूरा रिकॉर्ड करना, ठीक है। हाईवे पे वो लोग जाते हैं, उस समय पे लेट्स से गाड़ियां भी बहुत कम है, ठीक है, ट्रैफिक बहुत कम है उस दौरान। 3 से 4 बजे का टाइम है लेट्स से सुबह का, उस समय पे ट्रैफिक बहुत कम है हाईवे पे। अब वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके 4 दोस्त खड़े होके, ठीक है। 4 दोस्त, पता नहीं क्यों सब लड़कों के होते ही हैं ऐसे जो मान जाते हैं सब एक्टिविटी के लिए। तो 4 दोस्त खड़े होके रिकॉर्ड कर रहे हैं, लड़का बाइक लेकर आता है तेजी से। अब थोड़ा सा नहीं एक्सपीरियंस्ड है वो लड़का, बाइक पलट जाती है उसकी, एक दोस्त के ऊपर बाइक चढ़ा देता है, मर जाता है वो दोस्त, लड़का बच गया। अब बताइए सबसे पहले तो क्या कोई ऑफेंस कमिट हुआ है? हुआ ही है वो तो। कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है? रैश ड्राइविंग का कौन सा सेक्शन की आप लोग बात कर रहे हो? आईपीसी में रहते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में अभी रहने देते हैं जाना। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये आंसर। लेट्स से आईपीसी का ही आपका मेंस का टेस्ट है, ओके। तो आप लोगों ने बोला रैश ड्राइविंग का कौन सा सेक्शन है, रैश ड्राइविंग का? 304A और 279 क्या बोलता है आईपीसी का? आप लोग अपने बैरक्स, फोन, हर एक चीज चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। सेक्शन 279 आईपीसी, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट? कौन? क्या है सेक्शन बताओ ना, नाम से थोड़ा ना काम चलेगा, सेक्शन भी बताओ, फिर देखेंगे ना अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छा यहाँ पे 279 लगेगा, 304A लगेगा? भी लगेगा, ये भी लगेगा, ओके। चलो 304A क्या बोल रहा है?
सेक्शन बताओ। ओके 304A सबके पास खुला हुआ है? खुला है सबके पास आईपीसी आपका बेयर एक्ट या फिर मोबाइल में? पढ़ो एक बार सभी सेक्शन और मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेक्शन की क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फुलफिल करने के लिए 304A लगाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या देखा जाएगा? रैश और नेग्लिजेंट एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, गलत। अब बताओ। सॉरी, डेथ भी गलत है, और बताओ। 2 साल की सजा भी गलत है। आई एम आस्किंग इंग्रेडिएंट्स नॉट पनिशमेंट। अब क्या बचा सेक्शन के अंदर? सब गलत हो गया, क्या बचा? कल्पेबल होमिसाइड नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जो आपने देखना है। किसी का भी किसी भी एक्ट से अगर डेथ कॉज हुआ है तो आप सबसे पहली चीज देखोगे क्या ये कल्पेबल होमिसाइड है, चाहे अमाउंटिंग टू मर्डर हो चाहे नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो। अगर दोनों नहीं हैं तो आप देखते हो कि डेथ कॉज क्या किसी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हुई है, तब आप 304A में जाते हो। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो फ्रेंड की डेथ कॉज हुई है ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा या नहीं आएगा? कल्पेबल होमिसाइड कौन से सेक्शन में है? और अमाउंटिंग टू मर्डर 300 में है। तो बताओ 299 या 300 में फॉल करेगा? नहीं नहीं, एकदम से सेक्शन पढ़ने का समय तो लो। आप तो ऐसे 304A भी पढ़े थे पर। अच्छा, वो ही नहीं पढ़े थे, ठीक है। पढ़ लीजिए, जज बनेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपके कोर्ट में 304A के केस नहीं आएंगे। ज्यादा उसी के आते हैं बल्कि। सॉरी। अरे जीवन में प्रोग्रेस करने का भी सोचिए। ओके 299 या 300 में स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर सेइंग कि नहीं आएगा ना। ना 299 में ना 300 में, दोनों में नहीं आएगा इनके हिसाब से। आप लोगों के हिसाब से आएगा? क्या इंग्रेडिएंट्स हैं 299 के? सॉरी, अगर लैक है नॉलेज और इंटेंशन की तो 299 में कैसे जा रहे हो? उसमें तो लास्ट आई हैव रेड आईपीसी, उसके अंदर तो है ही इंटेंशन इंटेंशन नॉलेज। तो ये लैक अगर हो गया तो 299 में कैसे जा रहे हैं हम? अलग आईपीसी पढ़ रहे हो क्या आप लोग? मुझे तो हो गया है सब में पढ़े हुए, तो हो सकता है मैं गलत हूँ। यू गाइज आर वेरी मच फ्री टू टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। शुभम, इज इट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ? सब शांत। अरे 299 आपका सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए? 299 का सबसे पहले क्या होना चाहिए 299 में जाने के लिए? डेथ होनी चाहिए किसी की, ठीक है। डेथ किस से होगी? ऐसे हवा चली, टावर गिर गया, डेथ हो गई, 299 में पहुंच जाएंगे। क्या चाहिए उसके साथ? किसकी इंटेंशन? खंबे की? ह्यूमन बीइंग होना चाहिए ना जो डेथ कॉज कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी मौत हो गई, डेथ तो कॉज होती रहती है, डेली होती है ना। नॉर्मली आप बैठे हो हंसते खेलते, गिर जाते हैं लोग, हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाते हैं। वहां पे सीधा 299 में थोड़ी ना पहुंचेंगे हम सबसे पहले देखते हैं कि डेथ कॉज हुई है और वो किसी ह्यूमन बीइंग ने करी है, तभी तो हम कल्पेबल होमिसाइड में जाएंगे। होमिसाइड का क्या मतलब होता है? किलिंग ऑफ अ मैन बाय अनदर मैन। तो आपका तभी होमिसाइड में जाएंगे, तो डेथ कॉज हुई है, किसी ह्यूमन बीइंग ने डेथ कॉज करी है। ओके तो आपका डेथ कॉज हुई है, किसी ह्यूमन बीइंग ने डेथ कॉज करी है, तो आप 299 में जाते हो, देखते हो। अब उसमें 3 क्लॉजेज आपको दिए हैं। पहला क्या कह रहा है? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। दूसरा, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरीज विच आर लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है। थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है? नॉलेज किस चीज की?
लाइकली टू कॉज सच डेथ? कि आपको नॉलेज है कि आपके एक्ट से इट इज लाइकली कि डेथ कॉज हो जाएगी, ठीक है। पहला है कि इंटेंशन है डेथ कॉज करने की, दूसरा है इंटेंशन है बॉडीली इंजरीज ऐसी देने की जिनसे डेथ कॉज हो सकती है, लाइकली वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तीसरा है नॉलेज है आपको कि आप जो एक्ट कर रहे हो उससे ऐसी आपको इंजरीज आप दे सकते हो किसी को विच आर अगेन लाइकली टू कॉज डेथ, राइट। इंटेंशन डेथ कॉज करने की, इंटेंशन बॉडीली इंजरीज देने की, नॉलेज बॉडीली इंजरीज ऐसी जो कि अगेन लाइकली टू कॉज डेथ है आपका बी और सी में, ठीक है। लाइकली वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वाइल वी आर एट दिस पॉइंट, 299 में भी लिखा हुआ है इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरीज, लाइकली टू कॉज डेथ। 300 में भी सेम लिखा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटेंशन टू कॉज डेथ 299, 300, डिफरेंस क्या है? ग्रेविटी तो है ही, पर वो तो लीगल बोल दिया ना हमने लॉयर की टर्म में कि डिपेंड्स। क्या होगा इसमें? डिपेंड्स। क्या ग्रेविटी कैसे पता चलती है आपकी? और 299 में नहीं है? अरे ये मेंसरिया क्या होता है? ये इंटेंशन और नॉलेज जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं यही तो मेंसरिया है ना। उसके अलावा क्या मेंसरिया होता है? अलग मेंसरिया पढ़ रहे हो क्या आप लोग? अरे मेंसरिया ही नहीं है उसमें। ओके वैशाली, आई जस्ट मेंशन, एक सेकेंड मुझे आंसर करने दो एक बच्चे का प्लीज। वैशाली, यू विल बी गिवन मॉडल आंसर राइटिंग्स, मॉडल आंसर यू वुड हैव बीन गिवन फ्रॉम हियर, राइट। तो आप मॉडल आंसर्स एक बार प्लीज चेकआउट करना। हाउ टू राइट द परफेक्ट आंसर में ही थे हम लोग अभी, कि इंट्रोडक्शन और आपका जैसे ये इसी चीज पे क्वेश्चन आता है आपको 299 300 पे। तो सबसे पहले एक आप इंट्रोडक्शन अपना फॉर्म करोगे, इंट्रोडक्शन में आप मेंशन करोगे 299 क्या है, 300 क्या है, ठीक है, अच्छे से मेंशन करोगे। अब आप लोगों को अगर नहीं पूछा जाता है बीएनएस से क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में बोला आईपीसी का बताओ, तब भी आई विल रेकमेंड मेंशन कर दो कि बीएनएस में अब कौन सा सेक्शन है इसका, कौन सा है बीएनएस में? 106? नहीं नहीं, हम कल्पेबल होमिसाइड 100 है और मर्डर 101। तो आप ये मेंशन करिए वहां पर कि आपका कैसा, सॉरी आईपीसी में कौन सा सेक्शन था और अब बीएनएस में कौन सा सेक्शन हो गया है, ठीक है। इवन इफ दे आर नॉट आस्किंग यू, डू मेंशन इट, इट मेक्स योर आंसर मोर रीडेबल कि आपको नॉलेज है दूसरे एक्ट की भी। इंट्रोडक्शन आपका सिर्फ इतना होगा, कंक्लूजन में आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप सिचुएशन को कंक्लूड करते हो, ठीक है। यही अगर सिचुएशन है, आपका सबसे पहला काम होगा आंसर राइटिंग के अंदर इश्यूज फॉर्म करना, ठीक है। कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है हमेशा इश्यूज फॉर्म करना उसके अंदर। इसके अंदर क्या क्या इश्यूज बनेंगे, इस सिचुएशन के अंदर क्या इश्यूज बनेंगे? हाँ जी, प्रोस्पेक्टिव जजेस बताओ इश्यूज क्या है इसके अंदर? फैक्ट एंड इशू कहाँ दिया है? फैक्ट एंड इशू पहले तो बताओ, फैक्ट एंड इशू कौन से एक्ट में मेंशन्ड है? मेंशन्ड है कहीं? एविडेंस में मेंशन्ड है। कहाँ मेंशन्ड है एविडेंस में? ओ गर्दन नीचे, अरे लॉ स्कूल नहीं है ये, गर्दन नीचे कर लोगे मैम को मैं नहीं दिख रहा, वो वाला गया समय। इंटरव्यू में तुम बैठोगे तो क्या करोगे? ऐसे नीचे गर्दन कर लोगे ना, तो पैनल कांट सी मी। मैंने ये भी बोल दिया फोन यूज कर सकते हो, चेक करो फटाफट, बताओ फैक्ट एंड इशू किधर गिवन है? सेक्शन 3 के अंदर गिवन है। ओके, आई एम ट्रस्टिंग योर जजमेंट नाउ। तो आपका इस सिचुएशन में क्या इश्यूज बनेंगे फटाफट बताओ? वॉज देयर एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ? और क्या बन सकता है? सबसे पहला इशू तो ये बनाओगे ना कौन सा क्राइम कमिट हुआ है यहाँ पे, कौन सा क्राइम कमिट हुआ, उसी पे थे हम लोग। इशू 1 हो गया। दूसरा आपका इशू क्या बनेगा इसके अंदर? लेट्स से वी हैव टू फ्रेम 3 इश्यूज फ्रॉम हियर, क्या बनेगा? और देखो इसके अंदर तो क्राइम्स यहाँ पे हो रहे हैं। एक तो वो लड़का खुद भी जो स्टंटबाजी कर रहा था, वो एक फैक्ट है जो इशू में है कि उस लड़के ने क्या क्राइम करा है अपने प्रति, सोसाइटी के प्रति। और दूसरा हो गया कि जिसकी डेथ कॉज हुई है लड़के की, उस लड़के के प्रति
हमारे एक्यूज ने क्या क्राइम कमिट करा है, ठीक है। तो ऐसे आप अपने 2 इश्यूज 3 इश्यूज फॉर्म करोगे। उसके बाद आंसर आपका अब यहां से स्टार्ट होगा कि आप हर एक इशू का एनालिसिस करोगे। इशू 1 का एनालिसिस होगा जो हम अभी कर रहे हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ इशू 1 कि कौन सा क्राइम कमिट हुआ है। आप लोगों ने कहा 304 ए कमिट हुआ है, हमने कहा उसमें सबसे पहले देखोगे कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। अच्छा, ये सारा आपको स्टेप बाय स्टेप मैथ्स के आंसर की तरह नहीं लिखना आंसर शीट में, ये दिमाग में चलेगा सबसे पहले कि कल्पेबल होमिसाइड हुआ है नहीं हुआ है। 299 300 में हम लोग गए, 299 300 में हम देखेंगे whether culpable homicide has been committed amounting to murder not amounting to murder. Let's say we have आंसर कि यहाँ पे ये क्राइम हुआ है। अब आप उसके बारे में लिखोगे अपने एनालिसिस ऑफ इशू 1 में कि ये ऑफेंस है, इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पर इस सिचुएशन में एक्यूज ने ये सारे इंग्रेडिएंट्स टिक कर दिए हैं, तो इसने ये ऑफेंस कमिट करा है, ठीक है। ये हो गया एनालिसिस ऑफ इशू 1। अब आप इशू 2 पे आओगे कि इशू 2 में आपने बताया कि अगेन यहाँ पर वो लड़के ने अपने साथ जो वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, क्या वो यहाँ पे ऑफेंस उसने कमिट करा है नहीं करा है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हो आपकी अटेम्प्ट टू सुसाइड था। ये अटेम्प्ट टू सुसाइड के क्या होते हैं इंग्रेडिएंट्स? अच्छा, बीएनएस में है अटेम्प्ट टू सुसाइड है, पर जो आईपीसी में अटेम्प्ट टू सुसाइड था वैसा नहीं है। अब वहां पर चेंज हो गया इतना कि इफ यू आर अटेम्प्टिंग टू कमिट सुसाइड, ताकि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को उसके जॉब करने से रोकें तो वो पनिशेबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पनिशेबल। तो वो थोड़ा सा एक चेंज आया है बस। अटेम्प्ट टू सुसाइड का ट्रेडिशनल सेक्शन जो था वो हटा दिया गया है। फॉलोइंग विच लॉ, किस लॉ के बाद ये सेक्शन आपका डीक्रिमिनलाइज हुआ है या हटा दिया गया है? पूछ रही हूँ, ये क्वेश्चन है मेरा। वो कह रहे हैं हाँ हाँ यही है। विच जजमेंट? जजमेंट याद है आप लोगों को? जजमेंट नहीं याद? कोई लॉ पता है ऐसा जो कि कह रहा है कि सुसाइड अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए? राइट टू लाइफ में राइट टू डाई है? किस जजमेंट में बोला गया नहीं है? सॉरी, ज्ञान सिंह? राइट टू डाई राइट टू लाइफ का पार्ट है या नहीं है? ये लेटेस्ट इसके ऊपर कौन सी जजमेंट है, चलो ये बता दो। लेटेस्ट कौन सी है? 2018 की जजमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगेन आई कुड बी रॉन्ग। मेरी मैथ्स बहुत बेकार है, आई एम वेरी बैड विद नंबर्स। तो कौन सी जजमेंट है बताओ? अच्छा, लेटेस्ट इसमें बोला क्या है ये तो बता दो। देखो यहाँ पे मुझे होता है सरप्राइज फील, क्योंकि अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन पता है और वो बाकियों को नहीं पता तो मैं हो जाती हूँ सरप्राइज्ड। रीजन बीइंग कि मेरे पास ही बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, वो भी अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास एकदम बेसिक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, अगर वो आप लोगों के पास नहीं है तो मैं हो जाती हूँ शॉक कि ये कैसे नहीं पता। लिविंग विल का कॉन्सेप्ट कौन से जजमेंट से आया है? गलत कर रहे हो अपने साथ, बेसिक्स अपने क्लियर रखो। बेसिक्स पे कॉमन कॉज जजमेंट से लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आया है। ये एकदम बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए आपको। फैक्ट एंड इश्यूज सेक्शन 3 में गिवन है, नहीं पता होगा चलेगा। बेसिक्स नहीं पता होंगे तो बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे। ये धमकी थी आप लोगों के लिए। ओके, वह वो भी। हाँ, तो आपके अटेम्प्ट टू सुसाइड के इंग्रेडिएंट्स तो नहीं हो रहे फुलफिल, ये हमें आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में चलेगा। रैश ड्राइविंग वो 279 के अंदर कर रहा है नहीं कर रहा है, लेट्स से कर रहा है, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखोगे आप एनालिसिस ऑफ इशू 2 के अंदर, वहां पे उसको आंसर करोगे। नाउ व्हेन यू कम टू कंक्लूड योर आंसर, तो आपको वहां पे मेंशन करना है हमारे एक्यूज ने क्या क्या ऑफेंसेस करे हैं और उसकी पनिशमेंट क्या है, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। एनालिसिस के अंदर 2 चीजें एकदम पकड़ के चलना, एक है सेक्शन कि आपके किस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स है वो सेक्शन। दूसरा केस लॉज। केस लॉ आपको 50 लिखने की जरूरत नहीं है, केस लॉ आपको सिर्फ लिखना है कोई भी लैंडमार्क उस इशू के ऊपर हो, और
उस लैंडमार्क जजमेंट के भी फैक्ट्स और इश्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। डिसीजन में नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे फोकस करेंगे कि इस जजमेंट में ये ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कॉज में क्या ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की? यूथनेशिया की बात हुई थी इसके अंदर कॉमन कॉज में। ओके, एक्टिव यूथनेशिया तो नहीं है अलाउड, पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। कॉमन कॉज में सबसे बड़ी जो चीज बोली गई थी वो लिविंग विल की बात हुई थी, ठीक है। लिविंग विल की आप जिंदा रहते रहते एक अपनी वसीयत बना दीजिए कि कल को मुझे अगर कुछ हो जाए तो मेरे मेडिकल डिसीजंस कौन लेगा, ठीक है। या तो आपने सिंपली बोल दिया कि XYZ सो पर्सन जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई, मरने नहीं देगा मुझे, जाने नहीं देंगे तुम्हें टाइप में, मेरे को वापस जिंदा कर देगा, तो उसको दे दो रेंज, है ना। या फिर आप अपने डिसीजन अपने लिए लिख सकते हो कि लेट्स से कि अगर मैं ब्रेन डेड हो जाती हूँ तो मुझे विद इन 2 days अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, या विद इन 7 days कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कहती हूँ कि 30 days तक मुझे रखा जाए हॉस्पिटल में। जो भी डायरेक्शन दी जाएंगी दे विल बी फॉलोड। इन एब्सेंस ऑफ दीज डायरेक्शंस कौन आपके मेडिकल डिसीजंस ले सकता है? गार्जियंस आपके मेडिकल डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जजमेंट में ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड का क्वेश्चन होता, यू शुड हैव मेंशन्ड कि क्यों अटेम्प्ट टू सुसाइड पर ये केस आया था। द रीजन फॉर दैट इज कि कोर्ट ने बोला कि आपका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, वो बात कर रहा है कि अगर आप सुसाइड कमिट कर रहे हो तो उसके पीछे कोई रीजन होगा ना, ठीक है। चाहे वो रीजन कितना भी बेकार हो कि चमेली छोड़ के चली गई टाइप का, ठीक है। आई इंटेंशनली यूज द नेम चमेली क्योंकि ये तो किसी का नाम नहीं होगा जो इस क्लास में बैठा है एटलीस्ट, क्योंकि मुझे डर लगता है FIR से। इफ देयर इज एनी चमेली प्लीज छोड़ के मत जाओ उसे, ओके। तो आपका रीजन चाहे कितना भी वाहियात हो, इफ somebody is thinking to end their life, again let me repeat this, रीजन कितना भी वाहियात हो, if somebody is thinking of ending their life तो कुछ तो मेंटल प्रेशर होगा उनके ऊपर, राइट। वो मेंटल प्रेशर अगेन कितना भी वाहियात हो सकता है उसका रीजन, कि कोई आपका सिग्निफिकेंट अदर छोड़ के चला गया, डेफिनेटली वो एक प्रेशर आपको फील होगा, ठीक है। मेंटली वो चीज बहुत अफेक्ट करती है आपको। इफ यू आर विद समबडी एंड दे आर लीविंग यू, इट विल अफेक्ट यू। आपकी जॉब चली गई, या आप जो है करियर में कहीं एडवांस नहीं कर रहे हो, सम रिलेटिव डाइड, ऐसे सिचुएशंस में इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर। टू रिलीव दैट यू आर एट अ स्टेज जहां पे आप सुसाइड कमिट करने की सोच रहे हो, अपनी लाइफ एंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो उस चीज को पनिश करना इज लाइक टॉन्टिंग दैट समबडी। वो बेचारे आदमी को हम कह रहे हैं कि तू जीवन में तो तुमने कुछ नहीं करा, मर भी नहीं पाए बेचारा तो आप तो उल्टा और उसको एग्रवेट कर रहे हो। वो जो मेंटल प्रेशर था और बढ़ गया उसका, कि एक तो मरा नहीं, हाथ पांव भी टूट गया, ऊपर से हॉस्पिटल का खर्चा खर्चे से ही तो निपटने के लिए, डेट क्लियर करने के लिए मर रहा था और डेट हो गया। तो उस चीज को अवॉइड करना हम चाह रहे हैं कि अगर कोई बंदा सुसाइड कमिट कर रहा है उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है। उसको थेरेपी दी जाएगी, उसको प्रॉपर मेडिकेशन दी जाएगी, साइकाइट्रिक केयर दी जाएगी, ठीक है, जिसका खर्चा आपकी स्टेट उठाएगी। तो उसके चलते अगर हम सुसाइड को रहने दें ऑफेंस तो वो बहुत गलत होगा, इसीलिए उसे रहने दिया ऑफेंस नहीं है। IPC में ऑफेंस है या डिक्रिमिनलाइज हो गया है? BNS की अभी बात नहीं कर रही मैं, BNS में तो कुछ गजब ही उन्होंने चेंज कर दिया उसको मुझे कंपैरेटिव एनालिसिस करना था, बहुत परेशान हुई हूँ मैं इसमें कि कैसे कंपेयर करूं मैं दोनों को। दीज आर सच वास्टली डिफरेंट सेक्शंस। तो आपका IPC में कंप्लीटली डीक्रिमिनलाइज नहीं हुआ था। इट वाज सेड कि अगर किसी मेंटल इलनेस की वजह से, मेंटल डिसऑर्डर की वजह से आप सुसाइड कमिट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर हेल्प दी जाएगी। अदरवाइज इफ यू आर कमिटिंग सुसाइड तो आपको सजा दी जाएगी ऑब्वियसली। अब अदरवाइज कोई क्यों करेगा सुसाइड कमिट? देयर वाज वेरी रिसेंटली अ केस जहाँ पे एक लड़का ऐसे रील्स बना रहा था, अपनी अंधी माँ बेचारी उसकी बैठी है, वो सुसाइड कमिट कर रहा है ऐसा बोल के पंखे उंखे से लटकने के कोशिश कर रहा है, और वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था फॉर इस फेसबुक। आई गेस फेसबुक पे ऐसे खुराफाती काम करते हैं लोग।
तो अब वो ये चीज कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो, और इट वॉज सपोज टू बी अ प्रैंक कि उसकी मदर तो देख नहीं सकती हैं, तो शी वोंट नो। डार्क ह्यूमर। बट ठीक है। अच्छा, वो एक्सीडेंटली लटक जाता है और उसकी डेथ भी कॉज हो जाती है। इस केस में अगर डेथ कॉज नहीं होती तो पनिश करना तो बनता है ना उसको, पूरा समाज को दहला दिया उसने। सोशल मीडिया पे क्या डाल रहा है, आर्टिकल 19(1)(a) की धज्जियां उड़ाते हुए, ठीक है। 19(2) तो बेचारा कोने में बैठ के रो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो गया। तो वहां पर पनिशेबल होगा कि कोई मेंटल आपको इलनेस नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, मजे मजे में सुसाइड कमिट करने का वीडियो बना रहे हो, पिटना बनता है उसका, है ना। तो पनिशमेंट उसको वहां मिलती। अब बीएनएस में नहीं है, उसके पीछे का क्या रैशनल है, क्या डिसीजन है, वो एक आधा कोर्ट में केस आएगा, उसके बाद पढ़ेंगे सब मिलके, ठीक है। इट विल बी अ न्यू स्टार्ट फॉर यू गाइज एंड फॉर अस। तो ऐसे केसेस में, सिचुएशन बेस्ड केसेस में इश्यूज फ्रेम करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाता है तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अभी भी सेम रहेगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में अगेन आपको लेट्स से हमने सिंपली पूछा डिफरेंस 299 और 300 का, तो आप अगेन इंट्रो सेम रहेगा, 299 में क्या है, 300 में क्या है, बीएनएस केस के कौन से सेक्शंस हैं। बॉडी आंसर की चेंज कर जाएगी, आप डिफरेंस अब एक्सप्लेन करोगे। 299 के ये इंग्रेडिएंट्स हैं, 300 के ये हैं, ये क्लॉज ए और यहाँ पर भी फर्स्टली जो है वो दोनों सेम है, पर डिफरेंस क्या है उनके बीच में। ऐसे करके आपके 4 डिफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, मिनिमम 4 तो आ ही जाएंगे आपके। अब जब आप कंक्लूड करोगे तो यहां कंक्लूजन में आप जो है डिफरेंस क्यों एक्सप्लेन करा है, या एक लाइन में अगर आप डिफरेंस दोगे, ग्रेविटी जो आपने बोला, दैट इज अ गुड कंक्लूजन कि मर्डर में ग्रेविटी हायर है, चाहे वो इंटेंशन की हो चाहे वो नॉलेज की हो, ग्रेविटी दोनों में बहुत ज्यादा हाई है। बट कल्पेबल होमिसाइड में ग्रेविटी कम है, इसीलिए दोनों जो है सेक्शंस अलग अलग बनाए गए, नहीं तो सेम ही कॉपी पेस्ट अगर करना था तो 2 क्यों बनाते हैं, है ना। ग्रेविटी का डिफरेंस है वो आपके कंक्लूजन में आ जाएगा। इट वोंट बी अ वेरी गुड डिफरेंस अगर आप उसको बॉडी ऑफ द आंसर में लिखने की कोशिश करोगे, बट फॉर कंक्लूजन इट इज अ वेरी गुड कंक्लूजन। Okay, I will apologize to Vaishali that I wasn't able to write a model answer here. मेरी writing वैसे भी आप लोगों को समझ नहीं आती, but I do promise maybe, ठीक है, कि if we have another class आंसर राइटिंग की, I will try to make sure कि आप लोगों के पास एक मॉडल आंसर एटलीस्ट बोर्ड पे हो। I'll write answer and I'll keep it with me. If we ever have a class, I'll showcase the answer कि ऐसे आपको आंसर फ्रेम करना है, और I'll ask my topper friends to write one answer. You won't know, you'll think it is my answer. It's okay. तो अच्छा, कमिंग बैक टू द इशू, क्योंकि आई जस्ट नोटिस हमारे पास टाइम है अभी 10 मिनट। I'll utilize it. तो कमिंग बैक टू द इशू, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में हम डिस्टिंक्शन की बात कर रहे थे। क्लॉज ए, इंटेंशन टू कॉज डेथ, दोनों में क्या डिफरेंस है। इफ आई पुल आउट अ गन राइट नाउ, मेरी इंटेंशन है किसी की डेथ कॉज करने की, उसको मैंने गोली भी मार दी, तो अब यहाँ पे मर्डर का चार्ज लगेगा, कल्पेबल होमिसाइड का लगेगा। इंटेंशन टू कॉज डेथ तो 299 में भी है, तो मर्डर का क्यों लगेगा, सीधा ऐसे ही हलवा है। मार दिया तो 299 में भी तो डेथ तो कॉज हो ही रही है, या वहां वाला मरा हुआ पूरा मरा नहीं है, जिंदा हो सकता है, हैं बताओ नेक्रोमांसर, बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है। इफ देर इज इंटेंशन टू कॉज डेथ, सबसे पहले कौन सा सेक्शन लगाते हैं, 299 और 300। अब मर्डर बोल रहे हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं मुझे 10 साल बाद वापस। जल्दी बताओ, अगर इंटेंशन टू कॉज डेथ होती है 299 में जाओगे 300 में जाओगे। हमेशा हम लोग 300 में जाएंगे। let me complete this sentence. Whenever there is intention to cause death, it is always under 300 firstly. अगर आपका केस किसी एक्सेप्शन में फॉल कर गया, 5 एक्सेप्शन हैं, फटाफट बताओ क्या है 5। पहली, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, दूसरी प्राइवेट डिफेंस एक्सीड करा, तीसरी पब्लिक सर्वेंट का एक्ट है, चौथा सडन फाइट, पांचवा कंसेंट किसकी, विक्टिम की, हमारे की कंसेंट है, तो ठीक है। तो अब
5 एक्सेप्शंस में अगर आपका केस फॉल करा तो आपकी मर्डर की इंटेंशन चेंज हो जाएगी इन इंटेंशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, बट एवरी सिंगल टाइम यू विल ऑलवेज गो टू सेक्शन 300 फर्स्ट। इंटेंशन टू कॉज डेथ सीधा 300 में पहुंच जाओ, एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है तो 299 में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। मैंने डंडा मारा किसी को, इतना मारा इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि ऐसी बॉडीली इंजरीज हो गई दैट आर लाइकली टू कॉज डेथ। मीनवाइल एक दूसरे को, एक में मैं शांत नहीं हुई, दूसरे वाले को मैंने डंडा टूट गया मारते मारते, लेट्स से अब मैंने एक कुल्हाड़ी उठाई सीधा गर्दन पे मारी एक ही। अब बताओ कल्पेबल होमिसाइड कौन सा होगा, मर्डर कौन सा होगा, या दोनों कल्पेबल होमिसाइड या दोनों मर्डर? बताओ जल्दी, और क्यों भी बताना, साथ में रीजन डिसीजन देना होता है ना। दोनों मर्डर, क्यों? मेरी इंटेंशन थी, तो इंटेंशन तो कल्पेबल होमिसाइड में भी है, इंटेंशन इधर भी है। पर ऑर्डिनरली का ये जो क्लॉज है तो मर्डर के अंदर गिवन है। अच्छा डिफरेंस क्या है आपका, लाइकली टू कॉज डेथ यहाँ भी है, इंटेंशन लाइकली टू कॉज डेथ यहाँ भी है, क्लॉज बी क्लॉज सेकेंडली, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? हुआ यू न्यूटन, क्या है ये ग्रेविटी ग्रेविटी बोलते रहते हो? एक्सप्लेन करो ग्रेविटी, करो एक्सप्लेन, बताओ फॉर्मूला पता है ग्रेविटी का? मैंने साइंस ली थी, मुझे भी नहीं पता, खैर आई जस्ट रिमेम्बर्ड, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। नहीं इस पे हम बात नहीं करेंगे अब, मुझे भी नहीं पता। ग्रेविटी, क्या डिफरेंस है दोनों की ग्रेविटी में? तो अलग क्लॉज क्यों बनाया, मर्डर का क्लॉज सी वो थर्डली क्यों बनाया, वो उसी में डाल देते। ऐसा बेचारा कोई आदमी बैठा होगा ना लिखने के लिए, एक्स्ट्रा उससे लिखवा दिए एक लाइन। मेहनती तुम्हारे जैसा मेरे जैसा मेहनती होता तब तो गुस्सा कर देता वहीं पे कि सेम सेम क्यों लिखवा रहे हो। लाइकली वर्ड दैट आई सेड कि लाइकली वर्ड यहाँ पर भी है, लाइकली इधर भी है, लाइकली वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। दोनों लाइकली का सेम इंटरप्रिटेशन नहीं है। ऑब्वियसली आपका ग्रेविटी का जो डिफरेंस है, इस लाइकली का, कल्पेबल होमिसाइड की लाइकली का मतलब है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मर भी सकता था नहीं भी मर सकता था, डंडे से ही मारा है। अगर उसका थोड़ा ऐसा जिम ब्रो टाइप का कोई बंदा होता तो उसकी मसल सहन जाती ना, थोड़ा डंडे से एक लड़की पीट रही है, जीवन में कभी कुछ एक्सरसाइज नहीं करा है, वो पीटेगी तो सह लेगा, चोट वोट लगेगी नो डाउट, पर मौत होना डेफिनेटली नहीं है। हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मान लो सर पे ही मैंने डंडे मारे है ना, तो हो सकता है डेथ कॉज हो जाए। पूरी बॉडी में कहीं पर भी रैंडमली मारा है तो हो सकता है डेथ कॉज नहीं होगी, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है। गर्दन पे इफ आई एम हिटिंग समबडी ऑन द नेक विद एन एक्स, नेक आपका कैसा ऑर्गन है, सेंसिटिव वल्नरेबल ऑर्गन है, यहाँ पे अगर आप मार रहे हो तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी कहता है कि ये इवेंट हो सकता है, इसके होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, जहां पे चांस जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। देर विल बी अ वेरी स्मॉल चांस कि डेथ कॉज आपकी होने के चांसेस बहुत कम है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मारने से डेथ कॉज तो हो ही नहीं सकती थी कभी, इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होगा। पॉसिबिलिटी हो सकता है नहीं हो सकता है वी डोंट नो, प्रोबेबिलिटी की होने के चांसेस कितने हैं। तो आप अगर पेट में किसी को जो है कुल्हाड़ी मार रहे हो, या फिर आप सर पे किसी को एक्स से मार रहे हो, गर्दन पे मार रहे हो, चेस्ट में मार रहे हो, दीज आर ऑल सेंसिटिव ऑर्गन्स। यहां पर अगर मार रहे हो तो इंटेंशन आपकी जो बॉडीली इंजरीज देने की है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो लाइकली टू कॉज डेथ है, ठीक है। दोनों लाइकली में ये डिफरेंस है। अब अगेन थर्ड क्लॉज में जब हम जाते हैं मर्डर के, यहां पर इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरीज लाइकली टू कॉज डेथ है, यहां पर इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरीज दैट आर सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ है, राइट। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रेविटी मत बोल देना कोई, मारूंगी मैं बहुत सर आपको कैसे नहीं बनाया अभी तक जज किसी ने? मैं होती तो मैं तो ले आती वो कलम आपके लिए कि बस सर आप ही की तो कमी थी, गुरुत्वाकर्षण।
समटाइम्स आई फील लकी टू बी अ टीचर। कहाँ मिलेगा नहीं तो ऐसा कंटेंट, है ना? ओके, बताओ डिफरेंस क्या होता है? मट्टी वट्टी खाना आए हो पार्क में? हैं? हींग दाना खाएंगे घर जाएंगे? मोबाइल भी है, बैरक भी है, फिर भी नहीं डिफरेंस बता पा रहे हो। मैंने जहां से पढ़ा था वहीं से पढ़ के बता देते तुम भी, अभी तक तो इतनी देर हो गई है। तुम्हें नहीं मिल रही है क्या साइट? पता नहीं, मेरी गूगलिंग स्किल्स शायद ज्यादा अच्छी हैं, गिवन द फैक्ट कि बहुत रिसर्च पेपर लिखे हैं मैंने भी। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है जल्दी बताओ। ये तुम लोग आंसर डिस्कस कर रहे हो या इस क्लास के बाद चाय पीने किधर जाएंगे डिस्कस कर रहे हो? भाई ये क्लास तो मेंस आंसर राइटिंग की थी, ये क्विज की क्लास कैसे बन गई? दैट्स फाइन, मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग की क्लास में भी करा एक बार ऐसा। उन बेचारों को लगा था कि आज तो बस द हिंदू खोल के पढ़ाएंगे, कुछ बस पूछा मैंने, बच्चों को डिमोटिवेट कर दिया, चुपचाप बैठे थे पढ़ने उस दिन वो लोग। अजी अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, बस अब थोड़ा क्वेश्चन पे भी ध्यान दे लीजिए। टीका उधर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आपने तो थोड़ा मिटा दिया, कंसंट्रेशन कम हो गया। लाइए माथे पे पूरा मल दे रुक्मणी की तरह आपको। ए, डिस्ट्रैक्ट मत करो मुझे। डिफरेंस बताओ। वो कह रहा मैं दोबारा नहीं आऊंगा, ऐसी मिक्स क्लास लगेगी ना, आऊंगा ही नहीं। कुछ कर लो, आऊंगा ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इट्स ओके, आई एम यूज्ड टू रिजेक्शन। हाँ जी, डिफरेंस, ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है दोनों के पॉइंट्स में? एकदम शांत हो जाते सब कि अगर हम दिख गए हंसते खेलते कहीं बोलते हुए तो हम ही से पूछ लिया जाएगा। पीछे वाले बच्चे इंटेलिजेंट है, एकदम छुप के बैठे हैं, कह रहे हम पे तो ध्यान ही नहीं जाएगा, हम पे तो लाइट भी नहीं चमक रही। यहाँ पर अगेन आपका लाइकली वर्ड क्या कह रहा है? पॉसिबिलिटी है, डेथ कॉज हो सकती है, नहीं हो सकती है। यहाँ पे हम कह रहे हैं आप ऐसी बॉडीली इंजरीज दे रहे हो दैट आर सफिशिएंट की ऑर्डिनरी कोर्स में अगर ऐसी बॉडीली इंजरीज आपको हो तो आपकी डेथ हो जाएगी। अगेन प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। वट डज दिस फ्रेज मीन्स? ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कॉज हो जाएगी बॉडीली इंजरीज से। वट डज दिस फ्रेज मीन? एग्जाम्पल नहीं सर, अभी मैंने इंटरप्रिटेशन मांगा था। अच्छा एक बात बताओ एग्जाम्पल देके अब, ऐसी बॉडीली इंजरीज जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज कर देगी, एक इंजरी बता दो ऐसी। ये गला काटना ऑर्डिनरी कोर्स में मर जाएगा नहीं है, ये तो सीधा इंटेंशन टू कॉज डेथ है आपकी। अच्छा एक बात बताओ, लेट्स से दो चार तुम बच्चों ने पकड़ा मुझे क्लास के बाहर पीट दिया। ठीक है, पीट सकते हो तुम लोग, राइट टू चॉइस है तुम्हारे पास। ठीक है। मेरा राइट टू लाइफ का क्या ही है, मुझे भी नहीं चाहिए वेव ऑफ। नहीं कर सकते हैं वेव ऑफ हम, इन केस कोई आ जाए एक्चुअली मुझे पीटने, अलाउड नहीं है वेव ऑफ करना हमें। ओके। बाहर तो कोई आ जाता मैं डंडा लेके कि मैम आपने तो वेव ऑफ कर दिया, अब तो आप गए। ओके, तो लेट्स से दो चार कोई बच्चे बाहर आए, एक ने मुझे पीटा थोड़ा, दूसरे ने पीटा, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया एक जूता भी अगर मेरी तरफ आया मैं तो उधर ही मौत। ठीक है। ऑन योर रिस्क। तो आप लोगों ने, एक ने पीटा, दूसरे ने पीटा, तीसरे ने पीटा। अब एक अगर मुझे पीटता तो मेरा फैट विथस्टैंड कर सकता था उसको। दो ने पीटा, थोड़ा टूट फूट जाती मैं, फिर भी शायद विथस्टैंड कर सकती थी। तीन ने मिलकर पीटा है तो मौत निश्चित है, मर गई मैं यहाँ पर। क्या आप बोलोगे कि ये बॉडीली इंजरीज ऐसी थी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज हो जाती? तुमने ही सोचा क्या पीटने का? कह रही हो मैं पहली डिफेंस रखूंगी कि होती तो नहीं, मैंने तो पहले ही बोला था। वेरी स्केर्ड। उबर करके घर जाऊंगी आज मैं।
बेटा भगवान सब देख रहे हैं, समझे? तुम्हें छोड़ेंगे नहीं भगवान। उसने तो टीका भी लगाया, उससे पूछो। ओके, बताओ ये इंजरीज ऐसी थी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज हो जाती? यस नो ही बोल दो कुछ तो। जय माता दी कुछ तो बोलो। जय माता दी एक ने बोल दिया, थैंक यू। जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो गया क्लास का। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज कर सकती हैं ये इंजरीज, बिल्कुल कर सकती हैं। ठीक है, एक बंदा अगर मारता तो नहीं कर सकती थी, पर क्योंकि मिल के मारा गया है, और यहाँ तो एकदम सोचने की जरूरत भी नहीं है, सेम ट्रांजैक्शन है नहीं है, यहाँ तो एक ही साथ मिलके पीटा गया है, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा थर्डली के अंदर ये केस चला जाएगा। ठीक है, अब टाइम नहीं बचा है क्लास के लिए, इसीलिए फोर्थ का मैं डिफरेंस खुद ही बता दूंगी आप लोगों को, आप लोगों को समय नहीं दूंगी करने का। यहाँ पर भी नॉलेज किस चीज की है? ऐसी बॉडीली इंजरीज देने की दैट आर लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पर भी नॉलेज है लाइकली टू कॉज डेथ की। यूजुअली जब इंटेंशन नहीं होती है आपकी, सिर्फ नॉलेज होती है, तो यूजुअली 299 में हम जाते हैं। पर हम ये देखते हैं कि नॉलेज में अगेन पॉसिबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी थी। मैं किसी गन रेंज पर हूं, गन मैं चला रही हूं, मैंने कहा कि ये गोले पे मारने में मजा नहीं आ रहा, मैं सेब पे मारती हूँ, पेड़ से कहीं सेब लटका हुआ, आसपास लोग भी घूम रहे हैं, मैंने कहा इस पे मैं मारूंगी। या और बेटर तुम्हें मैं एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही शानदार एग्जांपल है। रिसेंटली कोई वेडिंग हुई थी जहाँ पे वो हवा में दुग दुग करा गया। अब आपका छत से गोली जो है रिफ्लेक्ट होके लग गई बेचारे बारातियों को। ठीक है, बिना बात में नुकसान हो गया बेचारों का, मर गए वो लोग। यहाँ पर इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने की, पर नॉलेज है। अब मैं ये पूछूंगी, फटाक से बताना मुझे, नॉलेज तुम्हारी कल्पेबल होमिसाइड में यहाँ जाएगी या मर्डर में जाएगी? कल्पेबल होमिसाइड में क्यों जाएगी? लाइकली तो उधर भी है। जल्दी बताओ, बच्चे को बैठना है, वेट कर रहा है वो हमारे उठने का। अरे पीछे सब देखने लगे, मैं इधर क्वेश्चन पूछ रही हूँ 1 घंटे से, मुझे जवाब नहीं दे रहा कोई। ये गंदे बच्चे हो तुम लोग। आप जब एक भरी हुई महफिल में गोली चला रहे हो हवा में, आपको किस चीज की नॉलेज प्रिज्यूम करेगा कोर्ट? इस चीज की नॉलेज की आपका जो एक्ट था वो इतना ज्यादा डेंजरस था कि देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि डेथ तो कॉज हो ही जाती। या फिर नॉलेज इस चीज की थी कि देयर इज अ चांस कि आप अगर गोली चला रहे हो तो वो किसी को लग सकती है। किस चीज की नॉलेज थी इधर? यहाँ पर नॉलेज अगेन लाइक आई सेड वी डू नॉट हैव टाइम फॉर, तो नॉलेज यहाँ पर आपकी ये थी कि आप जो एक्ट कर रहे हो वो इतना डेंजरस है कि किसी की डेथ कॉज हो सकती है। अब मैं क्लास में अभी कभी गन निकाल के चला दूं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी इंटेंशन नहीं है किसी की डेथ कॉज करने की। आई रियली लाइक यू गाइज, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। थैंक यू। नोबडी हैज एवर सेड कि आप बहुत अच्छी मैम हो। थैंक यू, थैंक यू। बच्चे यूजुअली क्लास से बाहर निकल के बोलते क्या दिए, क्लास क्यों दिए। एनीवेज, तो यहाँ पर अगर मैं गोली निकाल के चला देती हूँ क्लास में, तो वो मर्डर की नॉलेज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैं एक्ट कर रही हूँ वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि किसी की डेथ कॉज हो जाएगी। मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, एमेचर हूँ, ठीक है, गन लाइसेंस तो मुझे फिर वैसे भी नहीं मिलेगा, तो मतलब इलीगल भी है मेरी गन, निकाल के मैं ऐसे ही कहीं भी चला दे रही हूँ गोली। तो इंटेंशन चाहे ना भी हो, नॉलेज तो है ना कि भरी हुई क्लास है, किसी को लग सकती है गोली, बहुत इजीली लग सकती है। तो ये नॉलेज की डिग्री बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई कि आपका जो एक्ट है वो इतना ज्यादा इस लेवल पर डेंजरस है। अगर मैं सिंपली किसी शादी में हवा में गोली चला रही हूँ, नॉलेज है पर इतनी आप डिग्री नहीं बोल सकते कि हाँ डेफिनेटली किसी को लग जाती है, अनलेस एंड अनटिल आसमान से कुछ बाराती वराती आपके आ रहे थे तो वहां पे नॉलेज आप नहीं बोल सकते कि इतना डेंजरस एक्ट था। समझ रहे हो, डेंजरस दोनों ही है, डेथ दोनों में कॉज हो रही है, पर यहाँ पे नॉलेज की डिग्री ऐसे कम है कि पॉसिबिलिटी है बस कि शायद गोली किसी को लग जाती। ठीक है,
शायद है यहाँ, और यहाँ पर है कि गोली किसी को लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, चांसेस हैं, ज्यादा हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स था ये, मुझे भी समझने में समय लगा था, मैथ्स मेरा कमजोर है। तो आप लोग पढ़ेंगे इसको एक बार अच्छे से तो आप लोगों को भी समझ आएगा। दैट इज ऑल द टाइम आई हैड विद यू गाइज। I'll be ending the class now. Thank you so much for attending the class.